हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है और आपकी क्लासेस कैसी चल रही है, सब मुझे बताना। मेरे वीडियोस कैसे लग रही है ये भी मुझे बताना। मेरे पढ़ाने के बाद भी अगर आपको किसी टॉपिक में, किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसको फिर से किसी शॉर्ट में या फिर किसी भी शॉर्ट वीडियो में डालने का ट्राई करूँगी ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए वो। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने जो हमारा चैप्टर है, चैप्टर 4 विच इज़ लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ जो तीनों लॉज है वो मैं स्टार्टिंग के 2 वीडियो में करवा चुकी हूँ। उसके बाद वाले वीडियो में मैंने स्टार्ट करा था कि जो टाइप ऑफ फोर्सेस लगते हैं ना नेचर के अंदर, जो जो फोर्सेस है उनके बारे में बात करी थी। कुछ फोर्सेस हम लोग क्लास 12 में बात करेंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस में उसमें से मैंने टेंशन की बात करी थी और उसके अलावा जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगता है उसकी बात करी थी। और उसके बारे में टेंशन के बारे में तो काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी करवाए थे, नॉर्मल फोर्स के भी 1-2 न्यूमेरिकल मैंने करवाए और मैंने वो न्यूमेरिकल्स करवाए जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्प्रिंग फोर्स। पहले स्प्रिंग फोर्स करते हैं, उसके बाद में हम लोग पुली पे आ जाएंगे, फिर उसके बाद में सिर्फ फ्रिक्शन वाला टॉपिक रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स की हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग क्या होता है। देखो, आप सबने स्प्रिंग देखी होगी, उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि इस स्प्रिंग पे 2 टाइप का फोर्स लग सकता है। आप इसको स्ट्रेच करके खींच भी सकते हो, दैट इज एलोंगेशन, इसको बोलेंगे एलोंगेशन। और आप अगर ऐसे फोर्स लगा रहे हो तो उसके अंदर कंप्रेशन आ जाएगा, जिससे उसकी लेंथ कम होगी। लेंथ कम नहीं होगी, बेसिकली वो कंप्रेस हो जाएगी। तो हम लोग फोर्स एक तो लगा सकते हैं इस डायरेक्शन में, ऐसे खींच रहे हैं। ठीक है, ऐसे खींचेंगे तो इसका जो होगा ना वो एलोंगेशन होगा। इसका क्या होगा? एलोंगेशन। ठीक है, और एक फोर्स हम लोग लगाते हैं कैसे, ये हो गई हमारी स्प्रिंग और हम लोग फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन। दोनों ही केसेस में हम फोर्स किस में लगा रहे हैं? ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, लेकिन पैटर्न का चेंज है। एक में हम लोग ऐसे खींच रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुलिंग फोर्स। पुलिंग फोर्स, हम लोग पुल कर रहे हैं, ऐसे खींच रहे हैं दोनों एंड्स को। अगर आप दोनों एंड्स को खींचोगे तो वो एलोंगेट होगी ना, एलोंगेट होगी तो उसका एलोंगेशन होगा, इसको हम एलोंगेशन बोलते हैं। और ये कुछ डिस्टेंस से डिस्प्लेस होगी। फॉर एग्जाम्पल, इसने कुछ 2 सेंटीमीटर तो कम हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रखा है नॉर्मल सिचुएशन में, जब हमने स्प्रिंग पे कोई भी फोर्स नहीं लगाया। अब मैं दोनों साइड में पुलिंग फोर्स लगाती हूँ। ठीक है, इसकी लेंथ में चेंज नहीं होगा, लेंथ तो उतनी नहीं रहेगी। अगर 10 मीटर की स्प्रिंग है तो 10 मीटर ही रहेगा, 1 मीटर है तो 1 मीटर ही रहेगा। लेकिन उसको स्ट्रेच करती हूँ ना, तो जो ये लूप्स बन रहा है ना, इसके बीच का जो गैप है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो बढ़ती है, वो बढ़ेगी। तो हमको ऐसा लगता है कि जो स्प्रिंग है वो भी बढ़ रही है। बेसिकली इसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, चेंज किस में आ रहा है? इसके बीच में स्पेस जो होता है ना, स्पेसिंग बढ़ रही है। तो जब आप पुलिंग फोर्स लगाओगे ना दोनों साइड से, तो ये स्ट्रेच होगी, एलोंगेट होगी, तो ये कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल, हमने ले लिया कि हमारी इनिशियली स्प्रिंग कुछ ऐसी थी, जब हमने इस पर कोई फोर्स नहीं लगाया। अब हम लोग पुलिंग फोर्स लगा रहे दोनों साइड। अब ये कैसी हो जाएगी? जो बीच का गैप है ना, ये बढ़ जाएगा। और हमने मान लिया कि दोनों ही साइड में ये x डिस्टेंस पे, दोनों ही साइड में x डिस्प्लेसमेंट हुआ मतलब पता है x डिस्टेंस इसकी बढ़ गई है। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स होता है ना, जहाँ पे हम फोर्स ऐसे लगा रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पुशिंग फोर्स। और इस केस के अंदर क्या होगा? इस केस के अंदर ऐसा होगा कि यहाँ पे आपका जो होगा वो होगा कंप्रेशन। कैसे? हमने ये फोर्स लगाया ना, तो अब ये जब कंडीशन थी, कब थी? इनिशियली जब हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अब हमने फोर्स कुछ ऐसे लगा दिया, ठीक है, दोनों साइड में, तो इसके बीच की डिस्टेंस कम हो गई। अब हमारी ये जो स्प्रिंग है ना, वो कैसे दिखेगी? ऐसे दिखेगी। स्प्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन ये जो बीच का गैप होता है ना, ये गैप, ये क्या हो गया? कम हो गया। तो हमने मान लिया इस भी केस में दोनों साइड क्या, एक्स डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट हुआ। यहाँ पे बाहर की साइड होता है, यहाँ पे अंदर की साइड होता है। तो ये स्प्रिंग होती है। स्प्रिंग के अंदर जैसे हमने दूसरे फोर्सेस पढ़े थे, टेंशन, तो टेंशन एक पुलिंग फोर्स था। फिर हमने बात करी नॉर्मल रिएक्शन, तो वो एक पुशिंग फोर्स था। तो उसी टाइप से अगर हमको स्प्रिंग के केस में पूछे ना, तो स्प्रिंग दोनों टाइप का फोर्स है, पुशिंग भी है, पुलिंग भी, बिकॉज एलोंगेट भी होती है और कंप्रेस भी होती है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है इसकी। अब जो ये जो स्प्रिंग होती है ना, इसका एक स्प्रिंग कांस्टेंट होता है K, इसको बोलते हैं
स्टिफनेस कांस्टेंट, स्टिफनेस कांस्टेंट बेसिकली ये के बताता है कि हमारी जो स्प्रिंग है ना कितनी स्टिफ है, कितना ज़्यादा, अगर कोई स्प्रिंग ज़्यादा स्टिफ है तो उसको डिस्प्लेस करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, अगर कम स्टिफ है तो नॉर्मल फोर्स लगाने पे भी वो थोड़ी सी इलॉन्गेट हो जाएगी या फिर कंप्रेस हो जाएगी। तो वो स्टिफनेस बताता है कितनी टाइट है, कितनी वो स्प्रिंग के जो हुप्स है वो कितना टाइट एक दूसरे से नियर है, तो वो होता है स्टिफनेस कांस्टेंट। और ये जो स्टिफनेस कांस्टेंट होता है ना ये 1/L जो लेंथ होता है ना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ बिकॉज आगे वाले जो चैप्टर्स होंगे, जो आपका पार्ट 2 है फिजिक्स का, उसमें डिटेल चैप्टर है इसके ऊपर, उस पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स भी है, तो वो अपने यहाँ पे इतना ये जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टीज इतनी काम की नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मल स्प्रिंग के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग फोर्स के बारे में। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, ये हमने ले ली स्प्रिंग। स्प्रिंग पे जब हम लोग फोर्स लगाएंगे, चाहे हम लोग कंप्रेशन की बात करें या इलॉन्गेशन की बात करें, दोनों ही केस में डिस्प्लेसमेंट होगा, स्प्रिंग का होगा डिस्प्लेसमेंट, चाहे वो बाहर की साइड डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इलॉन्गेशन के टाइम में, और अगर हम लोग कंप्रेस करें तो अंदर की साइड डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिस्प्लेस होती है, या तो डिस्टेंस बढ़ेगी या कम होगा। तो इसीलिए स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना उसको हम लिखते हैं -kx, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं F इज प्रपोजनल टू x, ठीक है। और फिर हम लोग उसको ओपन करते हैं तो -kx हो जाता है, -x सॉरी। अब आप बोलोगे यहाँ पे माइनस क्यों आया, तो ये भी हम लोग वैसे उस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ, बिकॉज द फोर्स और डिस्प्लेसमेंट होता है ना इनकी डायरेक्शन अलग अलग होती है, इसी वजह से दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे माइनस लाते हैं। प्रोपोर्शनल का साइन खोलोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का kx हो जाएगा। ये होता है स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, F इक्वल्स टू -kx। और यहाँ पे x क्या है, ये जो x है ना ये डिस्प्लेसमेंट है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट है स्प्रिंग का, ये स्प्रिंग की लेंथ नहीं है, ये क्या डिस्टेंस है कि स्प्रिंग को इलॉन्गेट करने पर कितना इलॉन्गेट हुई और कंप्रेस करा तो कितना कंप्रेस हुई। फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई रिजिड सपोर्ट है, यहाँ से हमने एक स्प्रिंग को लगा दिया और यहाँ पे हम लोग एक फोर्स लगा रहे हैं F, इसको खींच रहे हैं, तो ये हमारी नॉर्मल सिचुएशन है जब हमने फोर्स को अप्लाई नहीं करा है। अब हमने फोर्स को अप्लाई करा है, अब अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा आगे की साइड आ जाए, हम लोग फोर्स लगा रहे हैं तो उसको खींच रहे हैं ना, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना इसको हम लोग बोलेंगे x। ओरिजिनली इतनी थी, खींचने के बाद ये इतनी हो गई, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस x, ये डिस्प्लेसमेंट इस फॉर्मूले के अंदर आता है, लेंथ स्प्रिंग की लेंथ फॉर्मूले में नहीं आती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जो x है ना वो इलॉन्गेशन के टाइम पे उसकी वो डिस्प्लेसमेंट, इलॉन्गेशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों केस में डिस्प्लेसमेंट है, ये स्प्रिंग की लेंथ नहीं है। अब देखो, अब अगर आपको स्प्रिंग के क्वेश्चन करने होंगे तो जैसे हमने टेंशन वाला क्वेश्चन करा था, तो हम लोग वैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये हमारा रिजिड सपोर्ट है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी, और स्प्रिंग पे एक मास क्या ले लिया, m ले लिया। वहाँ पे इस स्प्रिंग की जगह क्या होती थी, स्ट्रिंग होती थी, ठीक है। स्प्रिंग और स्ट्रिंग में कंफ्यूज मत होना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। तो यहाँ पे स्ट्रिंग है, तो अब जैसे कि अपन टेंशन में फोर्स की डायरेक्शन लेते थे ना, पुल अपार्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट, तो अब डायरेक्शन सेम वैसे ही लो जैसे आप टेंशन में लेते थे, ये ऐसे और ये ऐसे, डायरेक्शन सेम वैसे होगी, डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, mg, नीचे की साइड। अब देखो यहाँ पे मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रही हूँ ना, तो हम लोग सिंपली लिखेंगे ये वाले, यहाँ पे जो फोर्स आएगा ना वहाँ पे टेंशन होता था, तो इधर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख देते हैं FSP, फोर्स है, लेकिन कौन सा फोर्स है, स्प्रिंग का फोर्स है, SP यानी स्प्रिंग का फोर्स है। तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, FSP इक्वल्स टू mg, बिकॉज एक्सेलरेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे होगा। तो अब क्या होगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं, F की हमको वैल्यू पता है कितना होता है, kx। देखो नॉर्मली -kx होता है, ये बात सही है, लेकिन हम लोग जनरली इसका रिजल्टेंट लेके, मॉड्यूलस लेके चलेंगे, तो हम लोग साइन को कंसिडर नहीं करेंगे जब हम फॉर्मूला या कैलकुलेशन पे आएंगे। तो ये हो जाएगा kx इक्वल्स टू mg, और x की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा mg/k। तो इस टाइप से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी हैव ये एक मास है m, ये एक मास है m, दोनों के बीच में हमने क्या लगा दी, स्प्रिंग लगा दी।
अब हमको दो चीज़ें निकालनी है। ये स्प्रिंग कांस्टेंट के को आप ले लो फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन पर मीटर, इसकी जो यूनिट होती है न्यूटन पर मिनट होती है। क्यों होती है? बिकॉज एफ इक्वल्स टू के एक्स होता है, तो के इज इक्वल टू एफ अपॉन एक्स। एफ की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, एक्स की क्या होती है? मीटर, तो न्यूटन पर मीटर। ये हो गया 50। अब हम लोग लिखते हैं कि हमको क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों साइड से फोर्स लगा रहे हैं, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं और इधर भी फोर्स लगा रहे हैं। मैं एरो नहीं बता रही हूँ, मैं सिर्फ लगा रही हूँ, दोनों साइड हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब आपको जब ये फोर्स अप्लाई होता है ना, तो दोनों ही साइड में कितना 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है, मैंने निकाला नहीं है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो अब आपको निकालना है फोर्स निकालना है कब? चलो जो फोर्स से निकालना है, फोर्स when both the force are in same direction। और सेकंड क्या है? फोर्स, लेकिन जब दोनों फोर्स किस में हो? ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। ऑपोजिट डायरेक्शन पूरा नहीं लिख रही हूँ, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो देखो अब क्या होगा, हमने क्या बोला कि हमने दोनों ही साइड में फोर्स लगाया। अब पहला हमारा जो केस है ना, हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। पहला केस क्या हो गया? जब हम लोग दोनों ही फोर्स को सेम डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इधर लगाया और इसके ऊपर भी फोर्स लगा दिया इधर। तो अब आप बताओ कि अगर कोई स्प्रिंग है, दो मासेस बीच में कनेक्ट है और मैं एक ही साइड पे फोर्स लगा रही हूँ, अगर मैं एक ही साइड पे फोर्स लगा रही हूँ तो क्या उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? ये स्प्रिंग है, मैं ऐसे खिसका रही हूँ। स्प्रिंग पे स्ट्रेच होना मतलब एलोंगेट होना या कंप्रेशन होना कब होगा? जब दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर सेम डायरेक्शन में लगाऊंगी ना तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, x इक्वल्स टू जीरो, कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वो स्प्रिंग एज इट इज रहेगी। अगर x इक्वल्स टू जीरो तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? F इक्वल्स टू के एक्स, तो F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, होगा। दूसरा केस हमारे पास क्या है? जब हम लोगों ने ऑपोजिट डायरेक्शन में लिया, फॉर एग्जाम्पल दिस, चाहे ऐसे ले लो चाहे इस डायरेक्शन में ले लो, डिस्प्लेसमेंट सेम ही होने वाला है। अगर मैं बाहर की साइड लगाऊंगी तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की साइड होगा, अदरवाइज अंदर की साइड होगा। तो अब देखो दोनों ही साइड में मुझे गिवन क्वेश्चन में गिवन है कि 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो टोटल अगर मैं दोनों साइड में फोर्स लगा रही हूँ तो डेल्टा एक्स मतलब छोटा एक्स डिस्प्लेसमेंट उस साइड में होगा, थोड़ा सा इस साइड में होगा और थोड़ा सा इस साइड में होगा। मैं इसको बना देती हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा। ये हमने लगा दिया फोर्स F, ठीक है। ये M कुछ भी ले लो, यहाँ पे डेल्टा एक्स होगा और थोड़ा सा यहाँ पे होगा एक्स, और ये नॉर्मल जो कंडीशन थी वो होगी। तो दोनों ही साइड में एक्सेस डिस्प्लेसमेंट होगा ना, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 2x हो रहा है। और x हमको गिवन है कितना? 1 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, या फिर आप इसको मीटर ले लो ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 1 मीटर होगा। अब आपको फोर्स लगाना है, तो फोर्स क्या होगा? फोर्स इक्वल्स टू होता है k इंटू एक्स। तो F इक्वल्स टू k की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50, और x की वैल्यू कितनी दे रखी है? x की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2x। तो F इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाई बाय 2x विच इज़ 2, तो ये हो जाएगा 100 न्यूटन। तो बेसिकली 100 न्यूटन का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें हम लोग आगे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट हम लोग करते हैं ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके गिवन है कि हमने m मास को स्ट्रिंग से कनेक्ट किया। ये क्या है? स्ट्रिंग, और ये क्या हो जाएगी? स्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा और यहाँ पे क्या लगेगा? टेंशन, और स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन भी होगी ऐसे FSP एंड FSP। अब पूछा है कि जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग द स्ट्रिंग, मैं स्ट्रिंग को काट देती हूँ ना, उसके विद इन सेकेंड एकदम बाद में m और 2m का एक्सेलरेशन कितना होगा? तो सबसे पहले हम लोग और फोर्स कौन सा लग सकता है? ये mg होगा और ये कितना होगा? 2mg। तो अगर मैं बात करूँ 2m की, तो देखो जस्ट आफ्टर ब्रेकिंग क्या होगा? इस पर किसी टाइप का एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। ये नॉर्मल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना g, उसी से ही नीचे जाएगी, इस पर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन नहीं लगेगा। द रीज़न इज जैसे ये टूटा ना तो वैसे ये भी नीचे जाएगी। इस पर एक्सेलरेशन कब काम करेगा? जब m कुछ टाइम के ट्रैवल के बाद करने के बाद में स्प्रिंग को पुश करेगा तब इस पर एक्सेलरेशन लगेगा। लेकिन वो कुछ टाइम बाद की सिचुएशन है, हमको जस्ट आफ्टर पूछा है। तो जस्ट आफ्टर इस पे एक्सीलरेशन नॉर्मल जो ग्रेविटेशनल फोर्स है g, उसी से ये नीचे जाएगा, इस पे कोई भी दूसरा एक्सीलरेशन काम नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? FSP इक्वल्स टू 2mg।
दो ही फोर्स है, ऊपर की साइड FSP, नीचे की साइड 2mg, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है तो यहाँ पे हमने नहीं लिया है, होगा। और यहाँ पे FSP की वैल्यू आ गई 2mg स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू। अब हम लोग लेते हैं ये ऊपर वाले मास के लिए। तो यहाँ पे आप देखो हमने स्प्रिंग को तोड़ दिया, स्प्रिंग खत्म, टेंशन खत्म, स्प्रिंग ही नहीं है तो हम टेंशन क्यों लेंगे, तो इसका मतलब टेंशन काउंट नहीं होगा। अब जैसे ही ये स्प्रिंग, ये धागे को हम लोग तोड़ेंगे ना, ये पार्टिकल, ये मास नीचे की साइड आएगा, तो इस पे एक्सेलरेशन A लगेगा। जस्ट आफ्टर बोल रही हूँ, कुछ टाइम के बाद में ऊपर भी लग सकता है, बिकॉज जैसे ये स्ट्रिंग को प्रेस करेगा फिर वापस ऊपर भी तो आएगा ना, स्प्रिंग तो ऐसे जंप करती है ना यूँ, तो ये वैसे ही वापस ऊपर आएगा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद की कंडीशन है। जस्ट आफ्टर क्या होगा, ये नीचे आएगा एक बार को, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स है FSP प्लस mg, दोनों सेम डायरेक्शन में, इक्वल्स टू, ऊपर की साइड कोई फोर्स नहीं है तो इक्वल्स टू क्या आएगा, ma। अब आप देखो FSP की वैल्यू मेरे पास है कितनी है, 2mg प्लस mg इक्वल्स टू ma, तो इससे हमारा क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ जाएगा 3g। ये आ गया हमारे पास एम की एक्सेलरेशन। तो इस टाइप से आपको ब्रेकिंग वाले क्वेश्चन सॉल्व करने और प्रीवियस ईयर में आते भी है, ठीक है। तो स्प्रिंग की बात हमने कर ली। देखो न्यूमेरिकल्स काफ़ी बचते हैं, न्यूमेरिकल्स तो जितना करो उतना कम है इन सब सारे जो टॉपिक्स है इसके ऊपर। तो न्यूमेरिकल्स स्प्रिंग पे 2-3 मैंने करवाया है, जो न्यूमेरिकल भी हो गया वो एक टाइप से वही डेरिवेशन भी हो गया कि उस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं। और फिर भी इसके ऊपर अगर कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए तो मैं वो बिल्कुल कराने वाली हूँ शॉर्ट्स में, तो वो भी आप चेक करते रहना। तो अभी हम लोग बात करते हैं पुली की, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पुली। सबसे पहले पुली होता क्या है, पुली एक सर्कुलर डिस्क होती है और ये बीच में से कहीं पे कनेक्ट होती है। हमने मान लिया कि एक रिजिड सरफेस है और इसका जो सेंटर है ना वो इससे कनेक्ट होता है। अब पुली भी 2 टाइप की होती है, जिस टाइप से जब हमने स्ट्रिंग की बात करी थी वो भी 2 टाइप की थी, तो उसी टाइप से पुली भी 2 टाइप की होती है। एक होता है आइडियल और एक होता है रियल। सेम चीज़ है, आइडियल कंडीशन जो हम लोग हमारे क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअल में वैसी डिस्क वैसी पुली होती नहीं, और रियल जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है। तो आइडियल पुली क्या होगी, मासलेस। हम लोग मानते हैं कि ये जो पुली है ना इसका खुद का कोई मास नहीं है, मासलेस। और दूसरी होती है फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस मतलब, अब देखो पुली के दोनों साइड में हम लोगों ने कनेक्ट कर रखा होता है स्ट्रिंग, तो फ्रिक्शनलेस का मतलब है जब ये पुली घूमेगी तो धागा इसके ऊपर रब करेगा, तो उसकी वजह से कोई भी फ्रिक्शन नहीं होने वाला। ये हम लोग आइडियल कंडीशन में लेते हैं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। रियल कंडीशन में क्या होगा, मास भी होगा और फ्रिक्शन भी होगा। लेकिन हम लोग नॉर्मली ये वाला केस लेते हैं, 95% हम लोग यही लेंगे और इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं। 5% एडवांस में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव होते हैं। तो 2 होगा इस टाइप से। अब पुलिस का यूज़ कहाँ पे होता है रियल लाइफ में, आपने देखा होगा कि काफ़ी जो रूरल एरियाज़ होते हैं या इवन आज सिटीज़ में भी मे बी अवेलेबल हो, कुएँ वगैरह होते हैं, वेल्स होते हैं, तो उसमें से पानी खींचने के लिए जो सिस्टम बना होता है ना उसमें एक पुली बनी हुई थी, उसके ऊपर से वो जो बकेट होती है उसका जो धागा होता है स्ट्रिंग मोटी से वो निकलती है, तो आप उसको खींचते हो ना तो वो आपके लिए ईजी होता है बिकॉज वो पुली पे एक डिस्क होती है उसके ऊपर से धागा होता है, वो एक एग्जाम्पल होता है। उसके अलावा एक एटवुड्स मशीन होती है जिसका हम लोग कभी बात करेंगे, और जो एलिवेटर आप लोग इसमें जाते हो ना, हाँ मॉल्स वगैरह में तो एस्केलेटर्स होते हैं, तो वो भी इस पुली वाले सिस्टम पे ही काम करते हैं। नीचे की साइड वहाँ पे पुलिस लगी रखी होती है बड़ी बड़ी, जिसके ऊपर से बेल्ट होता है। और एक और एग्जांपल है इसका, एयरपोर्ट वगैरह पे आप जो बैगेज वगैरह कलेक्ट करते हो ना, तो वो भी पुलिस सिस्टम पे काम करती है, तो काफ़ी ये इसका यूज़ रहता है। तो अभी हम लोग बात करते हैं एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन क्या होता है, एटवुड्स मशीन। एटवुड्स मशीन के अंदर क्या होता है, ये एक पुली हो जाएगी, इसको आप किसी एक सरफेस पे फिक्स कर दो और यहाँ से स्ट्रिंग निकलती है। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इस टाइप से स्ट्रिंग निकलती है और दोनों जगह क्या होता है, मास होता है। ये हमने ले लिया मास m1, ये हमने ले लिया मास m2। अब देखो सबसे पहली चीज़, पुली का तो हम लोग मासलेस कंसीडर कर रहे हैं, जो आइडियल सिचुएशन है वो ले रही है, तो इसका तो कोई मास होगा नहीं, तो मतलब मास कितना हुआ m1 और m2। अब ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और स्ट्रिंग से मास भी हैंग करता है, तो टेंशन ऑब्वियस सी बात है टेंशन होगा। टेंशन का होगा अवे फ्रॉम द पॉइंट T, अवे फ्रॉम द पॉइंट T। एक चीज़ देखो कि ये जो टेंशन होगा ना वो सेम होगा बिकॉज एक ही स्ट्रिंग है और बीच में बैरियर। वैसे तो पुली है लेकिन हम तो पुली को तो मासलेस मान रहे हैं ना, पुली का तो हम लोग कोई मास ले ही नहीं रहे, तो एक पूरी की पूरी क्या होगी, एक ही स्ट्रिंग होगी, तो उसमें टेंशन भी सेम रहेगा।
इसका मास होगा m2g और इसका मास होगा m1g, ठीक है। और हमने मान लिया कि ये ऐसे एक्सीलरेट, बिकॉज ये मास हमने कंसीडर कर लिया मास m2 इज ग्रेटर देन m1, m2 ज़्यादा है तो ऐसे नीचे की साइड आएगा ना, ये ऐसे होगा, तो ये एक्सीलरेशन ऊपर और ये एक्सीलरेशन नीचे, इसी टाइप पे होगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। देखो ये मास ज़्यादा है तो इधर की साइड फोर्स ज़्यादा बनेगा, तो नीचे की साइड एक्सीलरेट करेगी, ये नीचे कर रही है तो ये ऊपर करेगी ना, बिकॉज एक ही सिस्टम का पार्ट है। अब हमको इस क्वेश्चन में निकालना है एक्सीलरेशन की वैल्यू और टी की वैल्यू कैसे निकालोगे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन मैंने दिखाई थी ना सिस्टम की, देखो ये एक एफवीडी बन सकता है, ये एक एफवीडी बन सकता है, तो आपको अकॉर्डिंगली सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं m1 के लिए। तो देखो ऊपर की साइड t और एक्सीलरेशन भी ऊपर की साइड लग रहा है, इसका मतलब t फोर्स ज़्यादा है, तो क्या होगा t माइनस m1g इक्वल्स टू m1a हो जाएगी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन उसके लिए निकाला, उसमें एक्सेलरेशन नीचे की साइड है, तो इसका मतलब ये वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये हो जाएगा m2g माइनस टी इक्वल्स टू m2a, इक्वेशन नंबर 2। अब देखो किसी आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो मैं कर लेती हूँ इस इक्वेशन से t की वैल्यू इसमें लिख देती हूँ, ये t क्या हो जाएगा, या फिर इससे निकाल देते, ये t हो जाएगा t इक्वल्स टू m1a प्लस m1g, इक्वेशन नंबर 3 ले लेते हैं, आएगा t इक्वल्स टू m1g को उस साइड ट्रांसफर कर लो तो क्या हो जाएगा m1a प्लस m1g, इस t की वैल्यू मैं इसमें रख देती हूँ बिकॉज t तो दोनों ही सेम है, तो हो जाएगा m2g माइनस t की वैल्यू कितनी हो जाएगी m1a माइनस m1g इक्वल्स टू m2a, हो गया। a वाली जो साइड से उनको एक तरफ लाओ, g वाली दूसरी साइड ले जाओ, तो m2g माइनस m1g इक्वल्स टू m2a प्लस m1a, हो गया। कॉमन ले लो, ये हो जाएगा m2 माइनस m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2a, हो गया। अब आपको एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सीलरेशन क्या निकल जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई बाई g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 होगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, कोई भी एक फॉर्मूला ले लो, हमने ले लिया इक्वेशन 3। अब हमारे पास क्या है, t की वैल्यू हमको निकालनी है, तो t इक्वल्स टू m1a, a की वैल्यू यहाँ से पुट करो, क्या हो जाएगा m2 माइनस m1 प्लस m2g प्लस में m1g। आप इसको सॉल्व करना, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2m1 m2 पॉन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय g, ये हो जाएगा हमारा टेंशन का फॉर्मूला। तो इस टाइप से पुली में जब दोनों साइड्स पे वेट लटकता है उसको हम एटवुड्स मशीन कहते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। नॉर्मली अगर होना तो आप देखो सारा का सारा, अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तब तो आपको न्यूमेरिकल का ये नहीं, सॉरी, इसका पूरा का पूरा डेरिवेशन याद रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको नीट और जे के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, डेरिवेशन पता होना चाहिए कैसा आएगा। बट अगर इस टाइप का डायरेक्ट क्वेश्चन दिखता है ना, तो सीधा फॉर्मूला लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब लोग हम कुछ पुली के कुछ केसेस देखते हैं कि कौन कौन से केसेस में किस टाइप से सॉल्व करना है। केस लेते हैं कुछ इस टाइप से, ये पुली है, यहाँ पे हमने मास रख दिया m2 और ये हो गया मास m1। अगर इस टाइप का केस है, ये पुली हो गई, इस टाइप का केस है, तो इस केस के अंदर एक्सीलरेशन क्या होगा। तो एक तो हमारे पास सिंपल तरीका है, देखो जो हमने पहले किया था, ये ले लो m1g, यहाँ पे टेंशन होगा t और यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा t, ठीक है, ये होगा। अब आप पहले इसके लिए ले लो, और ये नीचे की साइड जा रही है, एक्सीलरेशन ऐसे होगा बिकॉज हमने ले लिया कि m1 इज ग्रेटर देन m2, तो एक्सीलरेशन ऐसा होगा। और ये हमने रिजिड सरफेस पे ले लेंगे तो वैसे भी ये तो नीचे ही आना है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप देखो पहले m2 के लिए अगर मैं बात करूँ, m2, तो यहाँ पे देखो m2 के अंदर, m2 के ऊपर कौन सा फोर्स काम कर रहा है, एक टेंशन काम कर रही है, दूसरा इस पे m2g जो है ना वो काम नहीं, मतलब लग रहा है लेकिन उसको हम नहीं ले सकते बिकॉज हम लोग अगर इस डायरेक्शन में बात करें तो इधर भी इसी डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। हम अगर ये m2 ले भी लेते, चलो m2g ले लिया, तो इसके ऊपर इसको बैलेंस करने के लिए क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, इसलिए ये फोर्स यहाँ पे कैलकुलेशन के अंदर नहीं आएगा। तो सिंपली यहाँ पे t के साइड में क्या है, सिर्फ ये a फोर्स है, तो हम लोग सिंपल यहाँ पे लिखेंगे, अगर मैं m2 की बात करूँ तो t इक्वल्स टू क्या आएगा
m2a, इतना ही आएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके लिए m1 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे की साइड आ रहा है तो ये होगा m1g माइनस टी इक्वल्स टू m1a। तो t की वैल्यू कितनी आई, m2a आ गई, तो ये हो गया m1g माइनस m2a इक्वल्स टू m1a होगा। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, हमको एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन हो जाएगा m1g इक्वल्स टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाई ए, एक्सीलरेशन हो जाएगा m1g अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे निकलेगा एक्सीलरेशन। देखो ये तो हो गया प्रॉपर जब आपको सारा अप्लाई करके करते हो। एक तरीका क्या है, हमको पता है एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है एफ नेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। एक्सीलरेशन निकालना है, पूरे सिस्टम का एक ही है। एफ नेट चलो मैं अभी के लिए बोलती हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे टोटल मास पता है। टोटल मास तो जितना भी मास होता है उनका काउंट करना है, m1 प्लस m2। अगर यहाँ पे हमको पुली भी मासलेस नहीं दे रखी हो, उसका भी मास होता तो हम नीचे उसका भी मास ऐड करते, लेकिन यहाँ पे मासलेस है, ठीक है। अब मुझे निकालना है एफ नेट। तो अब आपको ये देखना है कि इस सिस्टम को मूव करने के लिए एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, सिस्टम मूव कर रहा है। अगर इसका एक्सीलरेशन नहीं होता, जीरो होता, ए इक्वल्स टू जीरो होता, तो सिस्टम वही का वही रहता, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन की बात करें, मूवमेंट की बात कर रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि इसके मूवमेंट में कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो क्या यहाँ पे पहली बात तो कौन सा फोर्स लग रहा है, सिर्फ ये फोर्स लग रहा है एक, और अगर मैं ये फोर्स लूँ तो चलो ये फोर्स भी लग रहा है, लेकिन क्या इसकी वजह से पुली मूव कर रही है, नहीं कर रही है। फोर्स तो यहाँ लग रहा है, जो इस डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगेगा ना वही इसको मूव कर सकता है, बिकॉज हमारी पुली ऐसे मूव कर रही है। तो जो वर्केबल, जो एक्चुअल में फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है वो कौन सा कर रहा है, सिर्फ m1g। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे m1g, ये हो जाएगा हमारा आंसर, और सेम ही है। तो आप क्वेश्चन को इस टाइप से भी कर सकते हो। एक और हम लोग ले लेते हैं इसका तरीका। हमने ले लिया कुछ इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे मास ले लिया m1, यहाँ पे मास ले लिया m2, ये एंगल हो गया अल्फा, ये एंगल हो गया बीटा, ठीक है। अब आप देखो, आपको अगर ये पुली है यहाँ पे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो आप मुझे बताओ कि एक्सीलरेशन कितना हो गया। फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन हमारा ऐसे है ए, इस डायरेक्शन में, बिकॉज वी हैव टेकन m2 इज ग्रेटर देन m1। अब आपको निकालना है कि एक्सीलरेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हम लोग को जब भी अल्फा, ये क्या होगा, ये होगा t, ये होगा t, ये होगा t और ये होगा t। अब आप देखो यहाँ पे हम लोग हमारा जो पूरा का पूरा जो पुराना वाला मेथड है वो यूज़ नहीं करके हम लोग ये मेथड से ट्राई करते हैं सॉल्व करने की, एफ नेट अपॉन टोटल मास। देखो टोटल मास तो मुझे पता है m1 प्लस m2 ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब मुझे एफ नेट निकालना है, तो मुझे ऐसा फोर्स लगाना है जो इसको मूव करने में काम आ रहा है अलोंग द स्ट्रिंग। अलोंग द स्ट्रिंग, तो अलोंग द स्ट्रिंग मतलब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। बिकॉज ये देखो, ये जा रहा है ऐसे और ये जा रहा है ऐसे, तो ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे की ऑपोजिट है या नहीं है, ऑपोजिट है ना। तो अब आपको ये कंपोनेंट निकाल रहा है कितना होगा। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, देखो ये कितना हो जाएगा, m1g होगा, m1g। और ये एंगल कितना होगा, मैंने आपको अभी थोड़े टाइम पहले जब नॉर्मल, पिछले वाली वीडियो में नॉर्मल फोर्स करवाया था ना, तब उसमें ये था, हम लोग अलग से ये केस लेते। देखो ये हो गया हमारा फोर्स m1, ये हो गया एंगल अल्फा, ये कितना हो जाएगा m1g। तो ये जो एंगल है ना, मैं आपको बताया था, जो वर्टिकल, जो प्लेन हॉरिजॉन्टल के साथ बना था वही वर्टिकल परपेंडिकुलर के साथ बना था, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा। तो ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, m1g cos अल्फा। तो ये कितना होगा, m1g sin अल्फा। होगा या नहीं होगा, होगा ना। तो ये वाला हमारा कंपोनेंट हो जाएगा m1g sin अल्फा। उसी टाइप से यहाँ पे एंगल अलग है, तो ये हो जाएगा m2g sin बीटा। हमने दोनों के दोनों फोर्स निकालती हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा m1g sin थीटा और ये क्या होगा, m2g sin बीटा। अब देखो, अब एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हो रहा है उस डायरेक्शन वाला फोर्स ज़्यादा होता है, तो हमारा नेट फोर्स हो जाएगा, ये फोर्स ज़्यादा होगा ना, बिकॉज इस डायरेक्शन में आ रहा, तो हो जाएगा m2g sin बीटा माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला फोर्स विच इज m1g
साइन अल्फा डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। तो इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसमें एक केस और हो सकता है, हमने ले लिया यहाँ पे हमारी पुली है, यहाँ पे एक मास m1 है और यहाँ पे एक मास m2 है। ये एंगल हमने ले लिया अल्फा, कुछ भी ले लो या फिर थीटा ही ले लो, नॉर्मल, चलो थीटा ले लो। अब मुझे ये एक्सीलरेशन ये इस डायरेक्शन में आ रही है ए, या ऊपर की साइड ए। अब आपको इस एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? देखो ये क्या लग जाएगा m1g। अब ये वाला हम लोग अभी निकाले हैं, वहाँ पे एंगल अल्फा बीटा जो भी था यहाँ पे थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा m2g साइन थीटा होगा। अब एक्सीलरेशन क्या होगा? a इक्वल्स टू फोर्स, कौन सा कंट्रीब्यूट, इसके मूवमेंट में कौन सा कंट्रीब्यूट कर रहा है? ये फोर्स भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये नीचे लग रहा है और इसके ऊपर की साइड, ये इधर की साइड m2g साइन थीटा लग रहा है। लेकिन एक्सीलरेशन इस फोर्स की डायरेक्शन में, इधर नहीं। अगर ये इधर आ रहा होता तो ये ज़्यादा होता, लेकिन ये इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका मतलब ये फोर्स क्या है? ज़्यादा है। तो क्या हो जाएगा m2g साइन थीटा। माइनस में कौन सा फोर्स? ये वाला। माइनस क्यों आ रहा है? बिकॉज डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको लिखेंगे m2g साइन थीटा माइनस mg डिवाइडेड बाय द फोर्स विच इज टोटल मास विच इज m1 प्लस m2। तो ये इस टाइप से हो जाएगा। तो इस टाइप से जब आपको सिर्फ एक्सीलरेशन पूछा है ना, तो आप ये कर सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको टेंशन पे पूछे ना, तब आपको पूरा सॉल्व करके करना पड़ेगा। उस केस में आप डायरेक्टली नहीं लगा सकते, ये सिर्फ एक्सीलरेशन का रिलेशन है। एक और केस लेते हैं हम। इसके अंदर क्या है? ये हमारे पास यहाँ पे एक पुली है, ये मास लगा रखा है यहाँ पे, लेट्स से इट इज़ m1। यहाँ पे एक मास और है, लेट्स से इट इज़ m2। और फिर यहाँ पे पुली है वापस, और अगेन एक और मास है विच इज़ m3। और एक्सीलरेशन हमारा इस डायरेक्शन में है a। अब देखो, अब आपको एक्सीलरेशन पूछा है तो आप कैसे निकालोगे? ये हो जाएगा m3g, ये हो जाएगा m1g। अब आप एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? हमारे पास है a नेट फोर्स। अब आप देखो ये भी है एक फोर्स m2g। अब मुझे देखना है कि इस पुली को मूव करने के लिए कौन सा फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्स काम कर रहा है, हाँ कर रहा है, बिकॉज पुली की डायरेक्शन में, स्ट्रिंग की डायरेक्शन में ये काम कर रहा है, हाँ कर रहा है। क्या लेकिन इस फोर्स की वजह से, नीचे वाली फोर्स की वजह से ये पुली मूव कर रही है? नहीं मूव कर रही है। इसके बैलेंस में कोई फोर्स है नहीं, तो ये तो ऑलमोस्ट ज़ीरो ही है। तो इसका मतलब ये इस फोर्स का और इस फोर्स का रोल है, लेकिन इसका नहीं है, बिकॉज इसमें नीचे की साइड लग रहा है m2g, लेकिन इस फोर्स की वजह से पुली मूव नहीं करी है, ये क्लियर है हमको। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? दिस इज m3g। इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन के अंदर एक्सीलरेशन है, तो ये ज़्यादा होगा m3g माइनस m1g। हम इसको लेंगे ही नहीं, ये वाला फोर्स हमारे काउंट नहीं होगा। माइनस m1g अपॉन टोटल मास। लेकिन टोटल मास में चाहे कोई काम कर रहा है नहीं कर रहा है, मास हमको सारा लेना। तो टोटल मास क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस टाइप से आपको एक्सीलरेशन निकालनी है। आप नॉर्मल तरीके से भी निकाल सकते हो, t निकाल के, a निकाल के, लेकिन वो थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। क्वेश्चन में अगर सिर्फ एक्सीलरेशन पूछ रहा है तो ये बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। टेंशन पूछा है तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम लोग एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टेंट रिलेशन। देखो, आप ये मत सोचना कि पुली पे क्वेश्चन कम हुआ है, मैं क्वेश्चन करवा दूंगी, लेकिन एक बार हम लोग थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारे पास न्यूमेरिकल्स वाला पार्ट ही रहेगा। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन, कांस्टेंट रिलेशन क्या होता है? कांस्टेंट रिलेशन। तो कांस्टेंट रिलेशन के अंदर क्या होगा? फॉर एग्जांपल हमारे पास दो मास है, एक सरफेस पे रखे हुए दो मास, दिस इज मास m1, दिस इज मास m2, और ये बीच में स्ट्रिंग है, और हमने इस पूरे सिस्टम को यहाँ से पुश करा, धक्का दिया, ठीक है। तो अगर ये स्ट्रिंग टॉट है, ये एकदम टाइट है, इसके बीच में कोई भी लूज, मतलब ये लूज नहीं है, एकदम टाइट स्ट्रिंग है, तो मेरा यहाँ पे फोर्स लगाने पे जितना डिस्प्लेसमेंट, जितना m2 आगे की साइड शिफ्ट होगा ना, उतना ही m1 होगा। चीज़ क्लियर है? मैंने फोर्स लगाया और अब ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, तो ये जो आया ना वो x आया ना, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी? x ही होगी। अगर ये जो बीच में स्ट्रिंग है, रस्सी है, वो टाइट है, अगर लूज होगी तो पहले थोड़ा डिस्प्लेसमेंट में ये स्ट्रेट होगी, उसके बाद में ये आगे डिस्प्लेस होगी, तो उस केस में वो चेंज होगा। लेकिन अगर ये टॉट है, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है ना, कि ये जो रस्सी है ना बीच में, वो एकदम टाइट होनी चाहिए,
उस केस में दोनों ही साइड में डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो इसका मतलब अगर मैंने ये ले लिया x1 और ये ले लिया x2 तो हमारा क्या आएगा x1 इक्वल्स टू x2। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो v1 इक्वल्स टू v2 आ जाएगा और a1 इक्वल्स टू a2 आ जाएगा। मतलब अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन चाहिए तो हमारे पास ये है, ये वेलोसिटी का रिलेशन है और ये किसका रिलेशन है, एक्सेलरेशन का रिलेशन है, ये होगा। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, एक और फॉर्मूला होता है, वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट डी होता है ना, एफ डॉट डी। अभी आपने पढ़ा नहीं है, अगर आप पढ़ोगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये आई थिंक हाँ नेक्स्ट चैप्टर के अंदर ही आने वाला है, वर्क एनर्जी के अंदर। तो ये हो जाएगा एफ डी कॉस थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, आप मान लो आप पढ़ने वाले नेक्स्ट चैप्टर, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है एफ डॉट डी, स्केलर प्रोडक्ट होता है, ओपन किया कॉस थीटा आ गया। अब आप देखो जब ये स्ट्रिंग एकदम टाइट होगी ना तो ये किसी भी टाइप का वर्क नहीं करेगी। इसको स्ट्रेच करेंगे तो किसी भी टाइप की हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं होगा। तो हम लोग इस वर्क डन को ले लेंगे ज़ीरो। सिर्फ और सिर्फ हमारे इस केस के अंदर, आप हर जगह वर्क डन ज़ीरो नहीं लगा सकते, हमारे इस केस के अंदर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो ज़ीरो इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, ये लिख सकते हैं हम लोग, होगा। अब आप देखो हमने लिखा ये जो डी होता है ना यहाँ पे, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये मतलब यहाँ पे क्या हो, एक्स। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकती हूँ, एफ वी कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो, एफ ए कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो ये जो मैं सब फॉर्मूलाज लिख रही हूँ ना, ये रियल सिचुएशंस में, इसका मेरा मतलब है एक्चुअल में ये कोई इसका सेंस बनता नहीं है। आप ऐसे नहीं डी की जगह वी लग सकते हो, वी की जगह ए लिख सकते हैं, लेकिन ये हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है तो इसके अंदर हम ये कंडीशंस ले रहे हैं कि ऐसा होगा, ऐसा होगा। एक्चुअल में एकदम अगर आप सोचने बैठो तो आप खुद भी सोचोगे यार डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी कब से बराबर होने लग गया, नहीं होता है। वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बराबर होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये हमारी कंडीशंस है कि हमने यहाँ पे ऐसे लिया है तो डी की जगह वी लग सकते हैं, वी की जगह ए लिख सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला काम आएगा, बाकी ये हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। ये फॉर्मूला आप किसी और टॉपिक में कहीं दूसरे चैप्टर में नहीं लगा सकते हो, ये वैलिड ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर वैलिड है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको प्रूव करने का एक और तरीका है, हम लोग यही हमारा एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये मास है m, ये मास m1 m2, ठीक है, बीच में किसी भी स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है x1 और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है x2, ऐसे यहाँ पे हमने फोर्स लगाया है। तो अब आप देखो हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, हमको डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे विच इज़ एफ डी कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। डी हमारा क्या है, एक्स है, हम लिख सकते हैं एफ एक्स कॉस थीटा इक्वल्स टू ज़ीरो। अब हमारे इस केस में फोर्स कौन सा है, तो हमारे यहाँ पे फोर्स सिर्फ एक ही है विच इज़ टेंशन। यहाँ पे सिर्फ टेंशन फोर्स काम कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग फोर्स की जगह क्या लेंगे, टेंशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स ना, तो यहाँ पे हमारे एफ की जगह क्या आएगा, टी। अब आप देखो ये टी है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये यहाँ पे टी है और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। हम लोगों ने यहाँ से फोर्स लगाया ना तो डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केस में इधर ही डायरेक्शन में होगा। तो आप देखो टी और एक्स दोनों ही वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का एंगल देखो सेम डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो गया। तो हम लोग लिखेंगे टी और डिस्प्लेसमेंट सेम है दोनों ही, ठीक है ना, x1 इक्वल्स टू x2 है, तो टी एक्स कॉस 0 डिग्री प्लस आप इनका केस लो, यहाँ पे t की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, इधर, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो इनके बीच का एंगल क्या है, 180 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे टी एक्स कॉस 180 डिग्री। अब cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा टी एक्स। स्टार्टिंग में हम लोग x1 x2 लिख लेते हैं, हम लोग प्रूव करना चाहते हैं, तो प्लस ये क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री कितना होता है, माइनस होता है ना, तो हम लोग यहाँ पे प्लस की जगह क्या लिखेंगे, माइनस टी x2 इक्वल्स टू 0। ये जो फॉर्मूला होता है ना, ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है, समेशन, इसका मतलब सम करना है, जितने भी नंबर ऑफ फोर्सेज लग रहे हैं, नंबर ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, सबका सम करो, वो इक्वल्स में किसका आएगा, 0 क्या आएगा। ये वैल्यू आ गई तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी x1 इक्वल्स टू टी x2, और आगे प्रूव करें तो ये क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x2 होगा। और यही हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर दिया था। अगर आप इमेजिन करो सिचुएशन को तो आप ऑलरेडी आप आंसर आ चुका हो, अगर आपको कैलकुलेशन करके निकालना है तो कुछ ऐसे निकलेगा। तो अब हम लोग इस सिचुएशन, इस कंडीशन के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमारे पास एक न्यूमेरिकल है,
दिस इज मास, इसका मास ले लेते हैं m, इसका मास ले लेते हैं m2, m1, m2, एंड इसका एक्सीलरेशन लिया है हमने a1 एंड इसका एक्सीलरेशन लिया है हमने a2, सॉरी इसका लिया a1 और इसका लिया a2। हमको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड रिलेशन बिटवीन a1 एंड a2, और कुछ गिवन है क्वेश्चन के अंदर? नहीं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले आप देखो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या है? सेम है, पूरी की पूरी स्ट्रिंग सेम है। तो ये T होगा, ये भी T होगा और ये भी T होगा T T T, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा बिकॉज हम लोग एक ही स्ट्रिंग की बात करें और हमारी जो ये पुली है ना वो तो मासलेस है, तो हम लोग को उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे भी एक धागा लगा रखा है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे 2T है ना, T है तो ये कितना हो जाएगा 2T, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अगर ऊपर, अब जैसे कि यहाँ पे 2T है तो यहाँ पे कितना होगा 2T, जो नीचे दोनों स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा ना उसका सम ऊपर की साइड में आएगा। अगर यहाँ पे हमको गिवन होता ना क्वेश्चन में T, तो ये T/2 हो जाता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यहाँ पे T है, यहाँ पे T है, तो नीचे क्या हो जाएगा 2T। अब देखो, अब आपको रिलेशन पूछा है A1 और A2 में, तो हम लोग डायरेक्टली जो हमारा कांस्टेंट वाला फॉर्मूला है ना वो लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी, यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या T2, T की डायरेक्शन कैसे? ऐसे, A की डायरेक्शन भी कैसे? सेम डायरेक्शन पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं TA2 और दोनों के बीच का एंगल cos 0 डिग्री प्लस, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सीलरेशन की, एक्सीलरेशन इसका होगा A1, ये है A1। अब यहाँ पे टेंशन कितनी है? टेंशन है 2T। एक्सीलरेशन हम लोग पुली का एक्सीलरेशन नहीं निकाल रहे, मास का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं m, तो हम लोग इसकी बात करेंगे, इधर की बात नहीं करेंगे। तो इसका एक्सीलरेशन होगा A1, तो यहाँ पे 2T अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है। टेंशन और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा T, टेंशन कितना है 2T, फिर मल्टीप्लाई में A1 और बीच का एंगल कितना है cos 180 डिग्री है। देखो, अब आप इसको लिखोगे TA2, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ये हो जाएगा माइनस का 2TA1। सॉल्व करो तो A2 इक्वल्स टू 2A1। तो इस टाइप से आप कांस्टेंट रिलेशन यूज़ करके डायरेक्टली A1 और A2 में रिलेशन निकाल सकते हो। और अगर आप लोग वो जो नॉर्मल हमारा मेथड यूज़ करोगे ना, एक एक इक्वेशन निकाल के, तो बहुत ही कैलकुलेट, इससे 4 से 5 गुना ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी और इससे आप इजीली कर सकते हो। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो एग्जाम में इसमें न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो ये मेरे पास 3 टाइप के और क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाते हैं तो हमारे जो कांस्टेंट वाला टॉपिक है ना आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमको ये पूरा सिस्टम गिवन है, एक ही स्ट्रिंग है, जब तक एक ही स्ट्रिंग रहेगी उसमें टेंशन सेम रहेगा, जब तक ये जो है ना वो मासलेस है, मास होने के बाद वो चेंज हो जाएगा। तो हम लोग लिख देते हैं टेंशन क्या है T, इधर भी T, इधर भी T। डायरेक्शन ऐसे क्यों लिए? बिकॉज हमेशा अवे फ्रॉम द पॉइंट, हमारा मास इधर है तो हम इससे अवे पॉइंट लेते तो ये टेंशन T हो जाएगी, ये भी टेंशन T, ये भी टेंशन T और ये भी टेंशन T, निकल गया। अब देखो आप, ये जो टेंशन T है तो यहाँ पे टेंशन क्या हो जाएगा 2T होगा, उसी टाइप से यहाँ पे टेंशन क्या होगा 2T होगा, ठीक है। चलो, अब अगर मैं बात करूँ मास m1 की, फॉर मास m1, तो यहाँ पे टोटल टेंशन, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है F.D, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सीलरेशन, सारे के सारे क्वेश्चन में क्या है यहाँ पे निकालना है फाइंड रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2, A1 और A2 के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आप देखो इस M पे टोटल कितना टेंशन लग रहा है, इसकी वजह से टेंशन T, इसकी वजह से टेंशन 2T और इसकी वजह से टेंशन 2T, और ये तीनों की तीनों कनेक्टेड है, मतलब टोटल टेंशन कितना होगा T प्लस 2T मतलब 5T मल्टीप्लाई बाय A1, और बीच का एंगल देखो A जा रहा है नीचे और T जा रहा है ऊपर की साइड में, मतलब बीच का एंगल कितना होगा 180 cos 180 डिग्री, प्लस इस मास के ऊपर सिर्फ एक ही टेंशन लग रहा है तो सिर्फ एक टेंशन होगा A2, और दोनों की डायरेक्शन सेम है तो cos कितना हो जाएगा 0 डिग्री इक्वल्स टू 0 होगा। अब आप देखो ये हो जाएगा माइनस का 5Ta1 प्लस Ta2 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 5A1 इक्वल्स टू A2, तो ये हो जाएगा हमारा A1 और A2 के बीच में रिलेशन। अब आप सोचो कि अगर ये कहीं आपको नॉर्मल तरीके से करना होता तो कितना
इसका जो कैलकुलेशन होती है कितनी ज़्यादा टफ होती है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये आपको हर कोचिंग में करवाएंगे। अगर आपके पास सिर्फ कहीं के ऑनलाइन नोट्स है तो हर नोट्स के अंदर ये होता है। तो ये काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये आपको हर जगह मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इस केस की। यहाँ पे हमको निकालना है फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2। यहाँ पे हमको एक्सीलरेशन नहीं पूछा है, वेलोसिटी पूछा है, लेकिन हमारे लिए सेम ही चीज़ है। द रीज़न इज, हमने बताया था ना x1 इक्वल्स टू x2 है तो v1 इक्वल्स टू v2 होगा, तो a1 इक्वल्स टू a2 होगा। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटीज़ के बीच में रिलेशन निकालना है। सबसे पहले टेंशन बता दो, इसकी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऐसे होगी, इसकी टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऐसे होगी। इस केस की बात करते हैं मास m1 के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t a की टेंशन लग रही है, a के टाइप का फोर्स लग रहा है, t v1, दोनों के बीच का एंगल कितना है, एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री होगा। अब देखो जब हम इसको ऐसे खींचेंगे ना, आप इमेजिन करके सिचुएशन देखो, आप इसको ऐसे खींचोगे ना तो ये मास ऐसे आएगा, ये मास ऊपर नहीं होगा। अगर ये यहाँ से मतलब रिजिड फोर्स पे कनेक्टेड नहीं होता ना तो मे बी ये ऊपर जाता, लेकिन ये रिजिड फोर्स पे रखा हुआ है, यहाँ पे फिक्स्ड है। तो क्या होगा, जब आप इसको ऊपर करोगे ना तो ये मास की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ पे टी v1 cos 180 डिग्री आ गया, प्लस टी और v2 के बीच का एंगल देखो कितना होगा। जब हम लोग थीटा की डायरेक्शन में जाते हैं ना तो यहाँ पे कंपोनेंट आता है t cos थीटा, आता है, ये चीज़ हमने पढ़ी। तो यहाँ पे हो जाएगा t v2 cos थीटा इक्वल्स टू 0। सिंपल से निकाल दो, ये तो हो जाएगा माइनस टी v1 इक्वल प्लस का टी v2 cos थीटा। थीटा की वैल्यू मुझे नहीं पता, दे रखी होती तो हम कैलकुलेट कर लेते। तो ये हो जाएगा v2 cos थीटा इक्वल्स टू v1, ये हो जाएगा हमारा रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग करते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, यहाँ पे दो पुलीज है, हमने अगर m1 और m2 को नीचे की साइड खिसकाया तो ये m इससे कनेक्टेड थी, ऊपर नहीं जाएगा। ऐसा सिस्टम मान लिया हम लोग अगर दोनों को पुश करेंगे तो बीच वाला ऊपर जाएगा ना, अगर एक धागे को खींचेंगे तो दूसरा धागा ऊपर जाता है, ये नॉर्मल पुली का रूल होगा। आप दोनों को खींचोगे तब तो कुछ होगा नहीं, एक साइड खींचोगे नहीं तो दूसरे साइड ऊपर जाएगा। तो हम लोग दोनों साइड खींच रहे तो बीच वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। अब आप देखो, ये हो जाएगा टेंशन इसके बीच में टी, ये हो जाएगा इसके बीच में टेंशन टी होगा। धागा सेम ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पे भी टेंशन क्या है, टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, लेकिन वेलोसिटी और जो दोनों टेंशन है वो किसी ना किसी एंगल पे, और हमको पता है कि जब हम लोग थीटा की डायरेक्शन में जाते हैं ना तो कंपोनेंट क्या आता है, टी कॉस थीटा। और यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड कंपोनेंट है, तो इधर का कंपोनेंट टी कॉस थीटा और इधर का भी टी कॉस थीटा, और ये टोटल कितना हो जाएगा, 2t कॉस थीटा होगा ना। देखो ऐसे होगा, एक कंपोनेंट आया टी कॉस थीटा, दूसरा भी कंपोनेंट आया टी कॉस थीटा, और दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। अब आप तीनों के लिए कांस्टेंट इक्वेशन लिखो। सबसे पहले मैं इसके लिए लिखती हूँ, तो टी u1, दोनों के बीच का एंगल एक दूसरे के ऑपोजिट है तो क्या हो जाएगा cos 180 डिग्री, प्लस v के लिए लिखते हैं, v की डायरेक्शन ऐसे है और टेंशन की डायरेक्शन भी ऊपर है, मतलब बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा v इंटू 2t cos थीटा, प्लस उधर देख लो u2 नीचे और टेंशन ऊपर है तो इसका बीच का एंगल कितना आएगा, इसको लिखते हैं प्लस टी u2 cos 180 डिग्री इक्वल्स टू 0 होगा ये रिलेशन। अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का टी u1, ये हो जाएगा प्लस 2t 2vt cos थीटा, और ये हो जाएगा माइनस का टी ut इक्वल्स टू 0 होगा। अब आपको v निकालना, यहाँ पे v की वैल्यू निकालनी है। t तीनों ही जगह से t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2v cos थीटा इक्वल्स टू u1 प्लस u2, तो v आ जाएगा u1 प्लस u2 डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा। देखो इसके अंदर ना एक केस ये भी दे रखा होगा कि अगर हमारा u1 वेलोसिटी और u2 वेलोसिटी सेम है, अगर ये मास अलग अलग मास सेम होगा ना तो दोनों वेलोसिटी भी सेम होगी, तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, उस केस के अंदर हो जाएगा v इज इक्वल टू u1 प्लस u2 सेम हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2u डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और v कितना बचेगा, u अपॉन cos थीटा। स्टैंडर्ड हमारा यही सोल्यूशन होता है u अपन cos थीटा। अगर मैं दोनों मासेस अलग लेती हूँ तो u1 प्लस u2 आएगा। तो इस टाइप से आपको कांस्टेंट रिलेशन निकाल के ये सॉल्व करना है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बचती है छोटी सी, वो क्या बचता है कि अगर हमको कुछ ऐसा पुली दे रखा है, ये पुली है, ये हो गया मास कुछ दे दिया,
ये यहाँ पे कुछ मास दे दिया। हमारा होता है कि फॉर एग्जांपल हमको ये दे रखा है A2, ये दे रखा है A1 और ये देख रखा है A3। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली अगर हमको A2 की वैल्यू पूछी ना तो A2 सिंपली होता है A2 इक्वल्स टू A1 प्लस A3/2, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो। और अगर हमको ऐसा दे रखा है ना कि A3 की डायरेक्शन नीचे है, एक के ऊपर एक के नीचे, मतलब दोनों के ऑपोजिट है, तो इस केस में A2 हो जाएगा A1 माइनस A3/2। ये भी आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं या फिर कुछ वैल्यूज दे देंगे, उसके ऊपर कैलकुलेशन हो सकती है। तो इसके आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन के अंदर हमको गिवन है कि एक ब्लॉक है, वो किसी इंक्लाइन प्लेन पे, लेट्स से ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है और ये कोई ब्लॉक है। ये ब्लॉक नीचे की साइड स्लाइड कर रहा है और जब ये बीच का इंक्लाइन एंगल 30 डिग्री है ना, तब इसको स्लाइड करने में टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकेंड। तो हमको 2 सेकेंड का टाइम दे रखा है और इसके अलावा हमें ये पूरी डिस्टेंस जो ये कवर कर रहा है ना 2 सेकेंड में, वो हमको पता है विच इज़ द इक्वल्स टू द ये जो लेंथ है एल के बराबर है हमारे पास। तो हमको पता है कि जब भी हमारे पास एस और टी है, हम लोग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हैं विच इज़ हाफ a_t²। मैंने ut नहीं लिया बिकॉज हमने इनिशियल वेलोसिटी को 0 ले लिया। अब मुझे एक्सीलरेशन नहीं पता कि इसके नीचे आने की एक्सीलरेशन क्या होगी। अगर ये हमारा मास m है तो इधर क्या लग जाएगा? mg। अगर इधर mg लगेगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये वाला हमारा होता है mg sin थीटा। तो इसके अलावा यहाँ पे और कोई फोर्स नहीं है, ऊपर की साइड एक नॉर्मल फोर्स लगेगा, उसके अलावा और कोई भी फोर्स नहीं है। तो हम लोग इसको किसके बराबर ले सकते हैं? ma के। तो वी कैन राइट ma इक्वल्स टू mg sin थीटा और इससे हमारा a क्या आ जाएगा? g sin थीटा। अब इसकी वैल्यू हम लोग इस वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो s इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा हाफ g sin थीटा मल्टीप्लाई बाय t²। तो s इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ जी साइन थीटा यानी साइन 30 डिग्री, तो हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय t² विच इज इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4। अगेन द रीजन इज t की वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो s इक्वल्स टू g आ रहा है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब सेकेंड केस में हमको बोला है कि अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन का जो एंगल है वो थीटा की 30 डिग्री की जगह क्या कर दें 45 डिग्री, तो इसको ग्लाइड करने में नीचे कितना टाइम लगेगा। तो देखो डिस्टेंस उसको सेम कवर करनी है, तो मैं यहाँ पे भी डिस्टेंस s ले लेती हूँ, l ले लूँ, दोनों ही सेम चीज़ है और ये हो जाएगा हाफ। एक्सेलरेशन हमारा सेम रहेगा g साइन थीटा, बस एंगल चेंज हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम का स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू हाफ इंटू जी, साइन थीटा की जगह 45 है तो हो जाएगा 1/√2 मल्टीप्लाई बाय t²। आप दोनों इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन के भी लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे, इधर भी ऐसे, हम लोग दोनों को इक्वल रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा g इक्वल्स टू 1/2√2 t² एंड g हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो t² हमारे पास आ रहा है 2√2। इसको आप सॉल्व करोगे तो t की वैल्यू आएगी अंडर रूट में 2√2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका और ये क्वेश्चन हमारा किससे रिलेटेड है? जो अभी हमने कांस्टेंट रिलेशन पढ़ा है, कांस्टेंट रिलेशन, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। तो क्वेश्चन में हमको ये डायग्राम दे रखा है, एक्सीलरेशन दे रखी है और हमको चारों के चारों एक्सीलरेशन में वैल्यू निकालनी है। तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग मान लेते हैं इसमें टेंशन t है तो इसमें भी टेंशन t होगा, तो यहाँ पे टेंशन क्या होगा? 2t होगा और यहाँ पे भी टेंशन क्या होगा? 2t होगा। दोनों में सेम होगा बिकॉज ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। यहाँ पे t होगा तो यहाँ पे भी t होगा और ऊपर कितना हो जाएगा? 2t हो जाएगा। अगर यहाँ 2t है तो यहाँ पे भी 2t होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4t और फिर इधर भी क्या हो जाएगा? 4t। अब आपको कांस्टेंट रिलेशन निकालना है ta इक्वल्स टू 0, t.a इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले हम लोग अगर a1 की बात करें तो यहाँ पे a और t दोनों की डायरेक्शन क्या? ऑपोजिट। तो एंगल कौन सा लगेगा? 180 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं cos 180, जहाँ पे आएगा वहाँ माइनस होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 4t a1 हो गया। अब अगर मैं a2 के लिए बात करूँ तो इधर भी नेगेटिव होगा, कितना होगा? माइनस का 2t a2। अब मैं बात करती हूँ जो हमारा जो थर्ड है a3, इसके लिए तो यहाँ पे भी माइनस का t a3 बिकॉज यहाँ पे t है और फोर्थ वाले केस में भी दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा माइनस का t a4 इक्वल्स टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो सिंपली आ जाएगा 4a1 प्लस 2a2 प्लस a3 प्लस a4 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन जितना कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है उतना ही इजीली इस कांस्टेंट रिलेशन से हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं और अब लोग आगे की बात करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।